सारे आए तो हो, फिर क्या जरूरत है रिकॉर्डिंग की। आए नहीं तो मैं कह रहा हूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो आयन्स हैं, मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, पहले चलो समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, क्योंकि इसके बिना समझ नहीं आएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो डिसोशिएट होकर आयंस में जो डिसोशिएट हो जाएंगे और अगर करंट पास करें तो वो इलेक्ट्रिक करंट उनमें पास हो जाएगा, कंडक्ट करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। विच इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंसेस विच आयोनाइज टू प्रोड्यूस आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंडक्ट नहीं करते। which does not give ions when dissolved, and do not conduct electric current। ठीक है, उसको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट से इस चैप्टर में कोई काम नहीं है, क्योंकि आयन ही नहीं है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ से इस्टेब्लिश होगा? हमारा काम है इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स फर्दर देखिए दो तरह के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? जो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, विच डिसोशिएट टू लार्ज एक्सटेंट, मतलब विच इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएटेड। जो पूरा का पूरा टूट जाएगा, मतलब 99% वो टूट ही जाएगा। ठीक, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोशिएट, विच डिसोशिएट टू स्मॉल एक्सटेंट, जैसे 5%, 2%, 3%, 10%, विच डिसोशिएट टू स्मॉल एक्सटेंट। जब उसको डिसॉल्व करेंगे पानी में तो वो आयंस तो देगा, आयंस तो दोनों देंगे, इलेक्ट्रोलाइट है दोनों, पर ये पूरा टूट के देगा आयंस, 99% टूटेगा, मतलब ऑलमोस्ट 100%, और ये थोड़ा टूटेगा, मतलब इसमें अनडिसोशिएटेड फॉर्म ज्यादा मिलेगी और आयंस की जो फॉर्म है वो कम मिलेगी। क्लियर? इसमें डिसोशिएटेड फॉर्म ज्यादा मिलेगी। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कैसे करोगे? एक तो एसिड और एक बेस। एक एसिड जो पूरे टूटते हैं और एक बेसिस जो पूरे डिसोशिएट होते हैं। एक एसिड्स जो पूरा कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं और एक बेस जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं। तो कौन से एसिड हैं वो आप जानते हो? H2SO4, HNO। अब अरे बीच में आवाज किसकी आ रही है? कौन है ये बीच में जो बोल रहा है?
तो फिर आवाज कहाँ से आएगी? अरे कृष्णांश, अपना माइक ऑफ करो। कृष्णांश, हेलो, माइक ऑफ करो कृष्ण, माइक ऑफ करो। हाँ जी। तो स्ट्रॉन्ग में देखिए दो चीजें हो सकती हैं, एक तो एसिड, एक बेस। सॉल्ट भी हो सकता है वैसे। पहले एसिड देखो, जैसे H2SO4, HNO3, HCl, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। वीक में, अच्छा बेस स्ट्रॉन्ग में देखिए NaOH, KOH, ये कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है। और तीसरी चीज हो सकती है सॉल्ट। सॉल्ट जैसे KCl, NaCl, ये भी कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। फर्दर बता रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग में भी क्या क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा, बेस आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा, जो ऑलमोस्ट 99% एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो डिसोशिएट होकर आयंस देते हैं। अब वीक में चलते हैं। वीक में भी यही होगा, तीनों चीजें होंगी। पहले एसिड्स, वीक एसिड्स, जैसे एसिडिक एसिड वीक एसिड है, ठीक है ना। एसिडिक एसिड वीक एसिड है, ठीक है। H3PO4, H3BO3, बोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। HCN, ये भी वीक है। आगे चलते हैं, बेसिस पे चलते हैं। बेसिस पे जैसे हमारा NH4OH, ठीक है। सॉल्ट पे चलते हैं, जैसे अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है ना। वीक एसिड, वीक मतलब देखो, सॉल्ट क्या होता है, एसिड प्लस बेस। तो जब मैं कह रहा हूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट ले रहा हूं, तो वीक एसिड प्लस वीक बेस का जो सॉल्ट होगा वो यही होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होगा, क्योंकि ये भी वीक है, ये भी वीक है, इन दोनों का मिक्सचर ही सॉल्ट है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये भी वीक है, ये भी स्ट्रांग है, तो सॉल्ट भी स्ट्रांग बनेगा जब कंबाइन करेंगे। समझ आई? वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट बनेगा वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर, जो सॉल्ट बनेगा दैट इज स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, एनी डाउट? हाँ, HCN, वो तो हाइड्रोजन साइनाइड। तो मतलब आप ये कह सकते हो, देखो जो इसमें मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा हूं दैट इज ऑलमोस्ट 100%। ऑलमोस्ट, अल्फा क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा क्या होगा, ऑलमोस्ट 1, ठीक है ना। और वीक में तो हो ही नहीं सकता कभी भी ऐसा। वीक में तो अल्फा ऑलमोस्ट लेस देन 5% मिलेगा आपको। मतलब जैसे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं जो 5% से कम टूटते हैं, वो सारे वीक में ही काउंट होते हैं।
नहीं मतलब 5% भी कह दिया मैंने, वो तो चलो हम वो लेते हैं कि अल्फा कंसीडर करना है कि नहीं करना है, वो तो अलग चीज हो गई। बट वीक में ये है कि अल्फा अप्रोच ही नहीं करेगा, कितना भी हो सकता है अल्फा, पर 1 से डेविएट करेगा, 1 कभी नहीं होगा, अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। 1 से बहुत कम होगा मतलब 100% से कम होगा, जैसे 60, 40, 30, 20, 10। तो दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। पार्शियली डिसोशिएट होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में, कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। फिर हमने फर्दर डिवाइड कर दिए, एक एसिड्स, एक बेस, एक सॉल्ट, एसिड बेस सॉल्ट्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स पता ही हमें, H2SO4 पूरा टूटता है, HNO3 कंप्लीटली टूटता है, HCl पूरा टूटता है, NaOH बेस पूरा टूटता है, KOH टूटता है। ये पार्शियली डिसोशिएट होता है एसिटिक एसिड। तो कोई डाउट है तो बताइए। तो मतलब कहने का ये कि जब आपके कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो जैसे एसिटिक एसिड है ना, तो जब वो एसिडिक एसिड टूटेगा आयंस में, तो मतलब ये पूरा नहीं टूटेगा, पूरा नहीं टूटेगा, पार्शियली टूटेगा। तो अनडिसोशिएटेड फॉर्म, अब जितना ये टूटकर इसमें जा रहा है आयंस में, उतने ही आयंस वापस इसमें जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। दिस इज द केमिकल इक्विलिब्रियम, इट इज आल्सो डायनेमिक। ये भी हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, चलता रहता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो मैंने पीछे क्लासिफिकेशन कराई है वो सिर्फ अगर बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन की बात करी थी मैंने, वहां पे थोड़ा सा मतलब कर लेना सही कि वो एक्वस सॉल्यूशन की बात करी थी, क्योंकि ऐसा भी होता है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्वा सॉल्यूशन में तो पूरा टूटते हैं, लेकिन किसी और सॉल्वेंट में वो पार्शियली टूटते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी पता लग डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी। अगर आप सॉल्वेंट बदलोगे तो हो सकता है एक ही सब्सटेंस पानी में कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, लेकिन हो सकता है वो किसी और सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट आगे पढ़ेंगे हम, कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी सिर्फ बात करी थी, जो पीछे है वहां पे नोट कर लेना कि एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, ये चीज नोट कर लेना अभी। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही थी। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एक है स्ट्रॉन्ग और एक है वीक। तो मैं अगर वाटर डालूं, डिल्यूशन मतलब मैंने इसमें भी पानी पाया, डिल्यूशन कहते हैं इसको, इसमें भी वाटर डालो, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में फर्क पड़ना चाहिए पानी डालने से आपके हिसाब से? पड़ेगा तो किस में पड़ेगा? हाँ जी बोलिए। क्या क्या मतलब? मैं कह रहा हूं कि पानी डाल दिया मैंने। हाँ, नहीं नहीं समझा नहीं, मेरे पास सोल्यूशन बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग को मैंने एक्वा सोल्यूशन बना रखा है दोनों का। मैं कह रहा हूं मैंने और पानी डाला, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या?
फर्दर एडिशन ऑफ वाटर मतलब डाइल्यूशन। कौन डिल्यूट होगा? किसकी डिसोसिएशन में फर्क आना चाहिए आपके हिसाब से? एनीवन? क्यों? हाँ हाँ, क्यों? यस, ये पार्शली डिसोशिएटेड है। तो जब आप पानी पाओगे तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये पहले ही पूरा टूटा हुआ है तो इसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पहले ही ऑलमोस्ट 99% तो टूट रखा है। अल्फा में कोई ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। ठीक है, फर्क पड़ेगा वीक में क्योंकि वीक जो है वो पार्शली टूटा हुआ है, लेकिन अब जब पानी पाओगे तो वो आयंस एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब डिसोसिएशन बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज अब हम अभी करेंगे बात। सबसे पहले करते हैं, ये भी बात करेंगे कि अल्फ मतलब स्ट्रॉन्ग में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, लेकिन वीक में फर्क पड़ेगा पानी पाने से। उसकी डेरिवेशन भी कराऊंगा कि कैसे फर्क पड़ेगा। पहले लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, नंबर 1 नेचर ऑफ सल्यूट मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सल्यूट क्या चीज है यहाँ पे? सल्यूट यहाँ पे और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोलाइट है जो आप डिजोल्व कर रहे हो सॉल्वेंट के अंदर, है ना। अब देखो सल्यूट पे कैसे डिपेंड करता है। देखो आपको मैं कह रहा हूं कि एक सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस है एक, दैट इज हेल्ड बाय कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट फोर्सेस, एंड कोवलेंट फोर्सेस furnish less ions than substance held by hydrogen bonding. Simple. ठीक है, कोवलेंट फोर्सेस से सब्सटेंस हेल्ड हो रहा है तो वीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग कर लो, वो ज्यादा स्ट्रांग है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक होता है, सॉरी। ठीक है, तो अब बताओ पड़ गया ना नेचर ऑफ सॉल्यूट पे फर्क। अगर तो उसकी फोर्स होगी कोवलेंट और एक होगी इलेक्ट्रोवेलेंट, तो इलेक्ट्रोवेलेंट में आयंस कम आएंगे, है ना। कोवलेंट में आयंस कम आएंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट में सॉरी ज्यादा आएंगे। सब्सटेंस जो कोवलेंट बॉन्डिंग से हेल्ड है दैट फर्निश लेस नंबर ऑफ आयंस देन द सब्सटेंस हेल्ड बाय इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। क्या चीज देखनी है आपने? नेचर ऑफ सॉल्यूट में हमेशा फोर्सेस, किसी में ज्यादा फोर्स है किसी में वीक फोर्स है। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ भाई, बोल ही नहीं रहा कोई। हाँ जी, कृष्णांश, सिमरन। देखो अगर कोई सब्सटेंस है उसके अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है, आयनिक करेक्टर कम है, एक सब्सटेंस में आयनिक ज्यादा है एक में कोवलेंट ज्यादा है, तो आपको पता है कि कोवलेंट बहुत कम टूटता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो आयंस भी कम देगा। लेकिन जो आयनिक बॉन्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
आयंस हैं, मतलब आयनिक फोर्सेस हैं, वो जब सॉल्वेंट में जाएगा तो वो आयंस में ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा टूटेगा तो ज़्यादा आयंस फर्निश करेगा। तो फिर समझ आई ना कि उसका अल्फा भी ज़्यादा होगा। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ना जिनके अंदर, वो कम टूटते हैं, उनका अल्फा कम रहेगा, और जो इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्सेस से जुड़े हुए हैं उनका अल्फा ज़्यादा रहेगा। नंबर 2, नेचर ऑफ सॉल्वेंट जिसमें डिजॉल्व कर रहे हो, वो मैंने आज ही बताया आपको कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे एक तो ऐसे डिपेंड करता है कि कोई सब्सटेंस है वो पानी में ज़्यादा टूट रहा है लेकिन दूसरे सॉल्वेंट में वो कम टूट रहा है, ठीक है ना। लेकिन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, देखो सॉल्वेंट का काम क्या होता है, सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। मतलब फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज टू ब्रेक, इज टू ब्रेक या वीकन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को वीक करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वीक करना है। और हर सॉल्वेंट की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हर सॉल्वेंट की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई ज़्यादा कम कर पाता है, कोई कम कम कर पाता है, और इस प्रॉपर्टी को हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा, फोर्स है ये, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं है, एक फोर्स है, फोर्स। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज़्यादा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज़्यादा, उसकी कैपेसिटी टू सेपरेट द आयंस भी ज़्यादा होगी। और सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है दुनिया में, पानी का, 81। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 81। अब ये देखो मिथाइल अल्कोहल है 35, जस्ट आधी भी नहीं है। तो फिर किसकी ज्यादा कैपेसिटी है, सॉल्वेंट, किसको सॉल्वेंट की ज्यादा कैपेसिटी है आयंस को सेपरेट करने की, ताकत किसमें ज्यादा है, पानी में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही वाली फोर्स है ये, Q1 Q2 by r square, K Q1 Q2 by r square, दिस इज द फोर्स, सॉरी 1/K जो भी है। तो 1/K, K को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही है वो, कहता है ये जितना ज्यादा होगा उतना कैपेसिटी टू सेपरेट द आयंस ज्यादा होगी। और सबसे यूनिक, तभी तो पानी को कहते हैं हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों कहते हैं, वाई वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्यों हर चीज जो बनाते हैं हम पानी में डिजोल्व करते हैं, द रीजन इज दिस, बिकॉज इट हैज हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वाटर से अच्छा सॉल्वेंट दुनिया में कोई नहीं है, वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट टू डिजोल्व एनीथिंग बिकॉज ऑफ इट्स हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। हाँ जी, एनी डाउट, हाँ जी, आशु, केतन, आर्यन, कोई दिक्कत, सिमरन। तीसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर जो मैं आज बता रहा था आपको, दैट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी डालना, एडिशन ऑफ वाटर। और वो मैं अभी आपको प्रूफ करूंगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है, दैट इज ऑलवेज इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, ये याद रखना। ऐसे भी कह सकते हैं इसको, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम, मतलब कंसंट्रेशन कम कब होती है, जब पानी पाओगे, मतलब डाइल्यूशन, अल्फा उतना ही ज्यादा। कंसंट्रेशन कम का मतलब क्या, डाइल्यूशन, जितनी कंसंट्रेशन कम डाइल्यूशन ज्यादा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा, उतना ज्यादा टूटेगा।